हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, इस समय हम हमारी साइकोलॉजी की क्लास में डेवलपमेंटल थ्योरी चल रही है। हमने सिगमंड फ्रायड की थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हमने एरिक एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की थ्योरी पढ़ी और आज हम स्टार्ट करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है? आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है? अ, theory of पियाजे। ठीक है? आज हम जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है? कि बच्चों में संज्ञान का विकास किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे एक स्विस साइंटिस्ट थे। क्या थे? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है? स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक थे। इनका मानना था कि बच्चों के संज्ञान के बारे में बच्चे किस तरह तर्क करते हैं, किस तरह से वो चिंतन करते हैं, किस तरह से उनकी बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि और संज्ञान किस तरह से आपस में एक है, इन सब के बारे में जीन पियाजे ने बहुत महत्वपूर्ण तर्क भी दिए हैं और महत्वपूर्ण बातें भी बताई हैं। आपका जब भी टेट, सुपर टेट, सी-टेट या रीट या बिहार टीईटी, हरियाणा टीईटी इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो संज्ञानात्मक विकास से 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। उसमें से भी संज्ञानात्मक विकास के इनके विकास की अवस्थाएँ क्या-क्या हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है या उनका संप्रत्यय क्या था या संज्ञानात्मक विकास के बारे में उन्होंने कौन-कौन सी बातें कही थी या इनका स्कीमा क्या था, इस सब के बारे में क्वेश्चन निश्चित रूप से 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन हर हाल में बनते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आप ये पढ़िएगा, किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम में संज्ञानात्मक विकास से क्वेश्चन निश्चित रूप से ही बनते हैं, ठीक है? और इन्होंने अम, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास व उसकी क्षमताओं की का अध्ययन व व्याख्या की थी। उन्होंने ये व्याख्या की थी कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास किस उम्र में किस तरह का होता है और कौन-सा विकास किस एज में होता है, तो बच्चा क्या करना सीख जाता है, किस तरह से निर्णय लेना सीखता है, उसकी बुद्धि किस हिसाब से काम करती है, ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया था। और उन्होंने जैसे ये माना था कि इस संज्ञानात्मक विकास में कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ संज्ञानात्मक विकास की कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ
इसमें निहित होती हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। हाँ, और एक चीज़ और बताया था कि उनके जो ये संज्ञानात्मक विकास का की थ्योरी थी, उनकी थ्योरी में संज्ञान, बुद्धि व संज्ञान एक ही पद में प्रयुक्त होते थे। ठीक है? इस तरह से हम देखते हैं उनके संज्ञानात्मक विकास के बारे में कि वो एक स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक थे, उसके साथ ही उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण कार्य किया कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दे डाला। संज्ञानात्मक विकास के बारे में बच्चों के उनके संज्ञान की क्षमताओं आदि के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से अध्ययन किया, व उसकी व्याख्या दी और उनके संज्ञानात्मक विकास में क्या-क्या प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं, उन प्रक्रियाओं के बारे में भी हमको विस्तार पूर्वक बताया। इसके साथ ही उनके इस सिद्धांत में उनका कहना था कि बुद्धि और संज्ञान दोनों को एक ही पद में प्रयुक्त किया था। उनके अनुसार बुद्धि और संज्ञान दो अलग-अलग चीजें नहीं थी, बल्कि एक ही चीजें थी। ठीक है? तो इतनी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे की चीज बताती हूँ। अब हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं उनकी क्या-क्या थी। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं, उन्होंने कौन-कौन सी अवधारणाएं दी थी। ठीक है? पहली अवधारणा उनकी थी कि उनका मानना था कि व्यक्ति का जो विकास होता है, व्यक्ति या बच्चे को अपना विकास करने के लिए संज्ञान सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जीन पियाजे का कहना था कि बच्चे के संज्ञानात्मक या बच्चे का जब विकास होता है, तो किसी को भी अपना विकास करने के लिए या बच्चे को के डेवलपमेंट में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब तक किसी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, बुद्धि का विकास नहीं होगा, तब तक वो समाज में अपना स्थान नहीं बना सकता। उसके तर्क या चिंतन करने की क्षमता का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए संज्ञानात्मक विकास या संज्ञान का विकास होना व्यक्ति के विकास में सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। ठीक है? उनका कहना था कि आयु व परिपक्वता के साथ संज्ञान का विकास होता रहता है। जिन पियाजे का कहना था कि जब जिस प्रकार व्यक्ति की आयु बढ़ती है, उसमें परिपक्वता बढ़ती है, उसी हिसाब से उसके अंदर उसके संज्ञान का विकास होता रहता है। जैसे इसीलिए उनकी जो विकास की जो अवस्थाएं उन्होंने दी थी, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, उसमें एज के अकॉर्डिंग उसमें परिपक्वता भी बढ़ती गई और उसके बच्चे के संज्ञान का विकास होते भी उन्होंने अपनी चारों अवस्थाओं में दिखाया है। इसी आधार पर उनकी अवधारणा थी कि आयु व परिपक्वता के साथ ही संज्ञान का विकास व्यक्ति के होता रहता है। ठीक है? तीसरी अवधारणा थी
कि जो जैसे व्यक्ति का विकास जो होता है अ, विकास पिछली अवस्था के अपेक्षाकृत गुणात्मक रूप से बढ़ती रहती है। जीन पियाजे का कहना था कि जैसे जो विकास की अवस्थाएं जो होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं, तो हर एक अवस्था पिछली अवस्था से, जैसे पहली अवस्था बीत गई, हमने मान लिया सेंसरी मोटर स्टेज पहली स्टेज है, तो उसके बाद की प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है, उसके बाद की जो स्टेज होती है, वो पहली अवस्था में से वो दूसरी उसकी नेक्स्ट अवस्था जो होती है, वो गुणात्मक रूप से उसमें विकास हो चुका होता है। जैसे अगर इसमें 2 चीज़ों का विकास हुआ है, तो अगली में 4 हो जाएगा। तो इस तरह से जो विकास की प्रक्रिया होती है, वो पिछली अवस्था की अपेक्षा गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मतलब गुणात्मक दृष्टि से वो और ज़्यादा होती चली जाती है, ठीक है? इसमें इनका कहना था कि बच्चा हर अवस्था में ना सिर्फ ज्ञान का अर्जन करता है अ, ज्ञानार्जन करता है, बल्कि सीखे ज्ञान का परिमार्जन भी करता है। जीन पियाजे का कहना था कि जैसे बच्चे में ज्ञान अर्जन होता है, वो नई-नई चीज़ें हर अवस्था में सीखता रहता है, हर दिन एक नई चीज़ सीखता है। जब बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, तो उसकी जो संज्ञानात्मक क्षमता होती है, बिल्कुल शून्य होती है। वो कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे वो अ, माँ के स्तन से दूध भी वो पीना नहीं जानता है, फीडिंग नहीं उसको आती है। लेकिन धीरे-धीरे जब वो जन्म लेता है, उसको भूख महसूस होती है, तो वो चीज़ें छूकर माँ का स्तन छूकर वो ये प्रतीत करता है कि मुझे यहीं से मेरा पेट भरेगा। तो धीरे-धीरे इसी तरह से उसके संज्ञान की वृद्धि होती जाती है, ठीक है? तो उनका कहना था कि जो वो ज्ञानार्जन करता है, जैसे उसने सीख लिया कि हाँ, माँ की फीडिंग करूँगा तो मेरा पेट भरेगा। तो धीरे-धीरे इसी प्रकार वो माँ से तादात्म्य स्थापित कर लेता है और ज्ञान का परिमार्जन से मतलब ये है कि उस ज्ञान को संशोधित कर लेता है। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा हो गया, 2 साल का हो गया तब तक वो फीडिंग ही क करेगा। धीरे-धीरे वो बॉटल से पीने लगता है, उससे बड़ा होता है वो ग्लास से पीने लगता है। इस तरह से वो अपने सीखे ज्ञान का परिमार्जन भी करता है। धीरे-धीरे 1-2 रोटी भी खाने लगता है ग्लास से, पानी भी पीने लगता है, कभी दूध, कभी शरबत या ऐसे लिक्विड चीज़ें पीने लगता है, उसको थोड़ी-थोड़ी खाने की भी आदत पड़ जाती है। तो उसका ये मतलब होता है कि पेट भरने से मतलब सिर्फ़ माँ का दूध पीने से नहीं, उस ज्ञान का परिमार्जन यानी संशोधन करने से भी है कि उसको अपनी चीज़ें बदल के भी वो अपना पेट भर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट उन्होंने बताया कि बच्चा जो बच्चे का ज्ञान होता है या संज्ञान जो होता है, संज्ञान व्यक्ति में जैसे सारी जैविक क्रियाएँ होती हैं, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, प्रजनन क्षमता होती है, ये सारी जैविक क्रियाएँ होती हैं, तो संज्ञान भी जैविक क्रिया माना है। उनका मानना था कि अन्य जैविक क्रियाओं के भांति ही संज्ञान भी एक जैविक प्रक्रिया है। जैसे मनुष्य के शरीर में सारी जैविक प्रक्रियाएँ होती हैं, पसीना निकलता है, पाचन क्रिया होती है और उत्सर्जन क्रिया होती है, प्रजनन क्षमता होती है,
स्वेटिंग होती है, कुछ भी जो शरीर में प्रक्रियाएँ होती हैं, उसी तरह संज्ञान भी एक बुद्धि का बढ़ना भी एक तरह की प्रक्रिया ही उन्होंने माना है, ठीक है? इस तरह से हम संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा ये समझते हैं कि बच्चे का उन्होंने क्या-क्या कहा कि बच्चे का विकास करने के लिए संज्ञान सबसे महत्वपूर्ण तर्क है। इसके अलावा आयु और परिपक्वता के साथ संज्ञान का भी विकास होता जैसे-जैसे आयु व परिपक्वता बढ़ती है, वैसे-वैसे व्यक्ति के संज्ञान का विकास भी होता जाता है और जो ये संज्ञान का विकास होता है, वो पिछली आयु की अपेक्षा अगली आयु में गुणात्मक रूप से बढ़ता जाता है और इसके साथ ही जब बच्चे में संज्ञान का विकास जो होता है वो ज्ञानार्जन तो करता ही करता है, उसके साथ ज्ञान में अपने संशोधन भी करता जाता है और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अन्य जैविक क्रियाओं की भांति ही संज्ञान की वृद्धि भी एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है? इस तरह से संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत या किसी तरह का डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं दोबारा से समझाऊँगी। अब हम बताते हैं संज्ञानात्मक विकास का मूलभूत संप्रत्यय। अब जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के संप्रत्यय क्या-क्या दिए थे, वो मैं आपको डिटेलिंग करूँगी। जीन पियाजे का मानना था उनका संप्रत्यय का मूलभूत तत्व ये था कि व्यक्ति जो है बच्चा वातावरण में रहकर ही ज्ञान अर्जित करता है, ठीक है? वो बच्चा अपने वातावरण में रहकर ही आस-पास के वातावरण से ही ज्ञान अर्जित करता है। जिस तरह के वो सक्रिय वातावरण में रहता है, उसी तरह का उसी हिसाब से उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। अगर वो सक्रिय समाज में रहेगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत सक्रिय रूप से होगा। इसके विपरीत यदि वह निष्क्रिय समाज में रहेगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत ही निष्क्रिय तरीके से होगा। बच्चा ढीला-ढाला हो जाएगा, उसकी तर्क शक्ति कम हो जाएगी, उसकी उस चिंतन की क्षमता कम हो जाएगी, विचारों की तार्किकता कम हो जाएगी, इसी तरह से। तो इस तरह से हमें चाहिए कि बच्चों को उचित वातावरण प्रदान किया जाए, जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत सक्रिय रूप से हो सके, ठीक है? उनका कहना था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास ज्ञान आधारित होता है। जीन पियाजे का कहना था कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, वो ज्ञान आधारित होता है। संज्ञान मतलब बुद्धि का विकास जो होता है, वो ज्ञान पर आधारित होता है कि किस हिसाब से बच्चे की बुद्धि काम कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चा जब परिवेश में आता है, नया-नया वो जन्म लेता है, तो उसे कुछ भी चीज़ें नहीं पता होती। अपनी माँ को नहीं पहचानता है, अपने बाप को नहीं पहचानता है, आस-पास की चीज़ों को नहीं पहचानता है। धीरे-धीरे जिन चीज़ों से उसको सुख मिलने लगता है, माँ की गोद में उसको सुख मिलने लगता है, माँ के पास लेट के, माँ को छू कर, तो उसी हिसाब से उसका ज्ञान बढ़ता जाता है कि जैसे-जैसे जिन चीज़ों से उसका उसका ज्ञान ये कहता है कि इन चीज़ों से मुझे सुख मिल रहा है, तो मैं इन्हीं चीज़ों के साथ रहूँ। तो ये ज्ञान आधारित होता है। ठीक है? संज्ञान संरचना व
जो उनका मेन संप्रत्यय था संज्ञान संरचना और संज्ञान प्रक्रिया। ये दोनों, संज्ञान की संरचना कैसी होती है और उसकी प्रक्रिया कैसे कार्य करती है, ये दोनों संप्रत्यय इनके प्रमुख संप्रत्ययों में से एक थे। इन्हीं दोनों संप्रत्ययों को लेकर इन्होंने अपनी थ्योरी आगे बढ़ाई थी। संज्ञान प्रक्रियाओं से मतलब उनका ये था कि जैसे स्मृति, चिंतन, तर्क, व्याख्या आदि प्रक्रियाएं, ये इनके प्रमुख संप्रत्यय थे। तो इनका ये मानना था कि ये जो और सारे जो प्रत्यय, ये सारी प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं, जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। इसी की भांति जो संज्ञान है, इसी तरह संज्ञान भी इन्हीं सारी प्रक्रियाओं की भांति ये सब भी प्रक्रियाएं हैं। तो संज्ञान भी एक प्रक्रिया है। तो उनका कहना था कि इन्हीं प्रक्रियाओं की भांति ही संज्ञान भी जीवन पर्यंत चलता रहेगा। ठीक है। मतलब उनके कहने का मतलब था कि जैसे हमारे सोचने की क्षमता, हमारे तर्क की क्षमता, हमारी व्याख्या करने की क्षमता, हमारे बोलने की क्षमता, हमारे समझने की क्षमता, ये जीवन भर चलती रहती है। हर दिन हम नया कुछ सीखते हैं, हर दिन हम नया कुछ सोचते हैं। ये स्मृति हमारी हमेशा बनती बिगड़ती रहती है, नई स्मृतियाँ आती रहती हैं, पुरानी विस्मृत भी हो जाती हैं, या नई तर्क क्षमता आती है, चिंतन की क्षमता हमारी बढ़ती जाती है। ये सारी प्रक्रियाएँ हमारे साथ हमेशा चलती रहती हैं। तो संज्ञानात्मक विकास भी हमारा जीवन पर्यंत ही चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक अवस्था में जाके हमारा संज्ञानात्मक डेवलपमेंट रुक जाएगा, वो जीवन पर्यंत चलता ही रहेगा। और इन्हीं की सहायता से ज्ञान भंडार का, बच्चों के ज्ञान भंडार का विकास भी होता जाएगा। जैसे जैसे ये प्रक्रियाएं हमेशा चलती रहेंगी, उसी हिसाब से बच्चों के ज्ञान का भंडार का विकास बढ़ता जाएगा, अर्थात उनकी बुद्धि बढ़ती जाएगी। ठीक है। ठीक है। इसी तरह से उनके विकास में, अगर विकास हो रहा है तो निरंतर वो विकास में वृद्धि होती जाएगी, कमी नहीं आएगी। ठीक है। ये हो गया संज्ञानात्मक विकास का संप्रत्यय। और इसके अलावा उन्होंने अपने संप्रत्यय में दो चीजें मेन बताई थी, आत्मसातन और समंजन। दो प्रक्रियाएं, दो ऐसी संप्रत्यय बताए थे जिनके आधार पर संज्ञानात्मक विकास की वृद्धि होती जाती है। इन दोनों के बारे में, इनके मेन जो संप्रत्यय थे उनके बारे में हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। आत्मसातन, आत्मसात करने का मतलब ही आत्मसातन होता है, किसी चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता। आत्मसात करने से मतलब है कि जो नए अनुभव बच्चा सीखता है, नए अनुभव सीखने के लिए जो उसके पुराने अनुभव होते हैं, पुराने अनुभव को उसी में परिमार्जित करके अपने अंदर आत्मसात
कर लेता है। जैसे ये नए अनुभव जो है इसको इस तरह समझ सकते हैं, जो बच्चा खाना खाता है, खाना खाने से जब बच्चा खाना खाता है तो उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है, उसके बाद जब कोई दूसरा खाना आता है तो उस टेस्ट में थोड़ा चेंज होता है। तो जैसे सपोज़ दैट वो पहले नमकीन कुछ खाता है, उसके बाद उसे कुछ मीठा मिलता है, तो नमकीन के बाद नमकीन उसे नहीं पसंद है, मीठा उसे पसंद है, तो वो अपने टेस्ट में ऐसा नहीं है कि अचानक से वो बदलाव ले आएगा, लेकिन वो अपने आप को धीरे-धीरे उस चीज़ में अपने आप में ही बदलाव लाएगा कि इसके बाद मुझे ये खाना है। धीरे-धीरे ये उसकी आदत में आ जाएगा कि हाँ, सुबह उठ के मुझे चाय पीना है, फिर नाश्ता करना है, फिर उसके बाद खाना खाना है। ऐसे-ऐसे इस हिसाब से उसकी आदतें धीरे-धीरे पड़ती जाएँगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो उन सभी चीज़ों को आत्मसात कर लेगा कि मुझे यही चीज़ें करनी हैं। नए पुराने व्यवहार में ही नए व्यवहार को ढाल लेगा। एक साथ कह सकते हैं कि मिश्रित कर लेगा दोनों चीज़ें, नई चीज़ें और पुराने नए व्यवहार व पुराने सीखे हुए व्यवहार, दोनों को एक साथ मिला के अपने अंदर आत्मसात कर लेगा और वो उसकी डेली रूटीन में आ जाएगा। इस तरह से आत्मसात की व्यवस्था चलती है। अनुकूलन के लिए ये जो हमारी समाज में समायोजन या अनुकूलन बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। किसके लिए? अनुकूलन बनाए रखने के लिए। आपसे पूछ सकता है कि आत्मसात की आवश्यकता क्यों होती है? अनुकूलन बनाए रखने के लिए, ठीक है? जो 2 प्रक्रियाएँ होती हैं, एक आत्मसात अनुकूलन के लिए एक आत्मसात, दूसरा समंजन। दूसरा मैं आपको पढ़ाती हूँ। इसको इंग्लिश में एसिमिलेशन बोलते हैं। दूसरी हमारी प्रक्रिया है समंजन की प्रक्रिया। ये जो है ये आत्मसात की पूरक प्रक्रिया है। जैसे आत्मसात जो प्रक्रिया होती है वो आधी होती है अनुकूलन के लिए। मैंने बताया ना अनुकूलन के लिए दोनों प्रक्रियाएँ आवश्यक है। तो आत्मसात आधी प्रक्रिया होती है, ये उसकी पूरक प्रक्रिया होती है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि इसमें नया जो विज्ञान व्यक्ति सीखता है थोड़ा चेंज आत्मसात से क्या है कि नया ज्ञान जो व्यक्ति सीखता है या बच्चा सीखता है, नया ज्ञान जो सीखता है उसका संशोधन या परिमार्जन नहीं किया जाता है। परिमार्जन ना करके इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि दोनों ज्ञान एक साथ रह सके। दोनों को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। हाँ, इस तरह से कि जैसे मुझे पहले उठना है, नाश्ता करना है, फिर खाना खाना है, एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो अनुकूलन बनाए रखने के लिए इन दोनों प्रक्रियाओं का होना बहुत ज़रूरी है। किसका? आत्मसातन का और समंजन का। समंजन जो है आत्मसातन की पूरक प्रक्रिया होती है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि उसमें ये होता है कि अगर हमने मान लिया हमें चाय के बाद खाना मिलता है तो हम नाश्ते को का स्वरूप मान के उसी में समायोजन स्थापित कर लेते हैं और अपने आप को उसी में आत्मसात कर लेते हैं। लेकिन समंजन की प्रक्रिया वो होती है कि उसमें हम उसको आत्मसात नहीं करते हैं। उसके लिए अलग जगह ही बना लेते हैं कि हाँ, हमने चाय पी है और अब हमको खाना खाना है। दोनों प्रक्रियाएँ एक साथ रहेंगी। किसी प्रक्रिया का परिमार्जन किसी आदत का या नई चीज़ का, नए सीखे हुए ज्ञान का परिमार्जन नहीं किया जाता है। दोनों ज्ञान साथ-साथ ही रखे जाते हैं। ठीक है? और अब हम आते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं पर।
जो इस टॉपिक का मेन पॉइंट है। हाँ, ये संज्ञानात्मक विकास की पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई। पियाजे के अनुसार ज्ञान, विचार व व्यवहार को समग्र रूप से मिलाकर एक समुच्चय बनाया, जिसे उन्होंने स्कीमा कहा। क्या कहा? स्कीमा कहा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि स्कीमा किसे कहते हैं। तो जो बच्चे का क्या होता है, ज्ञान, विचार और व्यवहार समग्र रूप से जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, इसी को इन्होंने स्कीमा कहा है। पियाजे का कहना था कि इस स्कीमा का विकास अर्जित ज्ञान व व्यवहार के आधार पर होता है। ठीक है। जीन पियाजे का कहना था कि जैसे बच्चे का जब उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, उन चारों अवस्थाओं में उन्होंने बताया था कि ज्ञान, विचार और व्यवहार, इन्हीं 3-4 चीजों का विकास उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था इनको मिला के एक समुच्चय बनाते हैं। समुच्चय मतलब एक ग्रुप बनता है, उसी को स्कीमा कहा जाता है। और स्कीमा किस तरह से डेवलप होता है? वो अर्जित ज्ञान, जो हम ज्ञान अपने वातावरण से, आसपास के वातावरण से सीखते हैं, उसी से इस स्कीमा का निर्माण होता है। ठीक है। उनका कहना था कि बच्चा प्रारंभ में कुछ नहीं जानता रहता है और धीरे धीरे उसका संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। एक बैग कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे कभी किसी अवस्था में वो कुछ सीखता है, किसी अवस्था में कुछ सीखता है। जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता जाता है, प्रत्येक अवस्था में वो नई नई चीजें सीखता जाता है और एक अवस्था ऐसी आती है कि वो उसका संपूर्ण ज्ञान संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। ठीक है। अब हम अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे सब। सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था। इनके अनुसार जब बच्चा पैदा होता है
पैदा होता है तो उसके अंदर सहज क्रियाएं ही पाई जाती हैं। जो उस बच्चे के अंदर जब बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर सहज क्रियाएं ही पाई जाती हैं और इन्हीं सहज क्रियाओं को जीन पियाजे ने क्या कहा? सहज स्कीम, इन्हें ही सहज स्कीमा कहा है। स्कीमा के बारे में बात की थी, तो जो सहज क्रियाएं वो सीखता है, तो उन्हीं सहज क्रियाओं को जीन पियाजे ने सहज स्कीमा बताया है कि ये सहज क्रियाएं ही सहज स्कीमा है। ठीक है। और जो ये सहज क्रियाएं होती हैं इन्हीं के माध्यम से बच्चा क्या करता है? बच्चा स्मेल, टेस्ट और टच आदि का अनुभव प्राप्त करता है। जैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जब बच्चा बड़ा होता है तो ये सहज प्रक्रियाएं डेवलप होती हैं। उसी सहज प्रक्रियाओं मतलब उन्हीं स्कीमा के तहत बच्चा गंध, स्वाद और छूने की अनुभव, छूने का अनुभव, इन सब अनुभवों को वो बच्चा प्राप्त करता है। ठीक है। मुझे लगता है थोड़ा सा मैं रब करूं। ये अवस्था कब पाई जाती है? यह 0 to 2 ईयर तक की एज है। इसको आप नोट डाउन करिए, तब तक मैं और चीजें बताती हूँ। समधिपेशी अवस्था है, यह जन्म से लेके 2 साल तक की अवस्था होती है। इसमें सहज क्रियाएं को स्कीमा कहा गया है। इसका स्कीमा की सहायता से वो ये सारे प्रक्रियाएं या इन चीजों का अनुभव प्राप्त करता है। और जो ये प्रक्रियाएं प्राप्त करता है, जो मैंने आपको आत्मसातन व समंजन की प्रक्रिया बताई थी, वो इसी हिसाब से ही कार्य करती है। क्या होता है? इन्हीं अनुभवों, जो ये अनुभव वो प्राप्त करता है, अनुभवों की पुनरावृत्ति के माध्यम से ही बच्चा आत्मसातन व समंजन की प्रक्रिया पूर्ण कर पाता है व नए अनुभव में ढल पाता है। ठीक है। जब वो इन अनुभवों को प्राप्त करता है तो उन्हीं उसी अनुभवों के माध्यम से जब जैसे उसके अंदर जैसे अनुभव उसने सपोज दैट उसने खाना खाया, पेट भरा, तो वो जब उसका परिमार्जन हुआ तो उसके व्यवहार के उस व्यवहार की पुनरावृत्ति तो हुई। कभी दूध से उसने कुछ पेट भरा, तो कभी उसने दाल का पानी पिया, उससे उसका पेट भर गया, कभी जूस पिया, उससे उसका पेट भर गया। तो पीने से पेट भरा, उसके व्यवहार का परिमार्जन होता गया। उसी के माध्यम से वो सातन और असमंजन की प्रक्रिया को परिणाम देता है और उसी के माध्यम से ही वो नए अनुभवों को सीखता है कि और क्या-क्या चीजें मैं करूंगा तो मेरा पेट भरेगा। ये पेट भरने का एग्जाम्पल मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसे बहुत ऐसे आसपास के सारे ज्ञान वो अर्जित करता है।
अब जैसे ये संवेदी पेशीय अवस्था जो है इसको पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा था। इसके अतिरिक्त पियाजे का कहना था कि ये जो धीरे-धीरे जैसे ये उसका जो सहज स्कीमा है, सहज स्कीमा ही अब जैसे-जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सहज स्कीमा अर्जित स्कीमा बनती जाती है। क्या बनती जाती है? अर्जित स्कीमा। बनती जाती है और उसी के माध्यम से बच्चा क्या करता है? वस्तुबोध का ज्ञान उसे होता जाता है। ठीक है? स्कीमा क्या है? उसके नए उसका जो सहज प्रक्रियाएँ हैं वही सहज स्कीमा बन गई। सहज स्कीमा से ही वह नई प्रक्रियाएँ सीखता है और इन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से वो अपने व्यवहार की पुनरावृत्ति करता है। आत्म-सनातन और आत्म-मनोरंजन की प्रक्रिया को वो परिणाम देता है और और धीरे-धीरे वही सहज प्रक्रिया ही अर्जित वो नए अनुभव सीखता है, तो वही सहज प्रक्रिया ही सीखने का मतलब अपने आस-पास से अर्जित करना, तो सहज प्रक्रिया ही अर्जित प्रक्रिया सहज स्कीमा ही अर्जित स्कीमा बन जाती है। तो जिससे बच्चे को जो वस्तु बोध जो होता है, वस्तु के बारे में, आस-पास के बारे में जो जानकारी होती है, उसी अर्जित स्कीमा के माध्यम से ही होती है। ठीक है? स्कीमा के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएँगे कि सहज स्कीमा किस अवस्था में अर्जित स्कीमा बन जाती है, तो इस सब टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएँगे। और सहज स्कीमा का डेवलपमेंट कौन-सी अवस्था में होता है संज्ञानात्मक विकास की, तो वो सारे क्वेश्चन होते इसी से पुट अप होंगे, इसीलिए ये इसमें की सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते रहिए। मुझे इतना डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, इनमें से क्वेश्चन बनेंगे जिनमें से उनमें उन्हीं चीज़ों को मैं डिटेलिंग कर रही हूँ। अब दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अगली अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है? ये संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था होती है। इस अवस्था की एज होती है 2 से 6 वर्ष तक की। क्या होती है? 2 से 6 वर्ष तक की। ठीक है? इस अवस्था में बच्चा क्या होता है? बच्चा स्वार्थी व स्व केंद्रित होकर ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है? ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा स्वार्थी होता है और स्वकेंद्रित होता है। स्वार्थी होने का मतलब ये है कि उसे सिर्फ अपनी चीजें अच्छी लगती हैं। बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था की शुरुआत होती है, बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है। उस अवस्था में उसे लगता है कि जो भी चीज है वो उसी की है, जो उसे करना चाहिए अपने ही फेवर में चाहिए, उसको जो अपने से बड़ों के डिसीजंस भी चाहिए वो भी अपने ही फेवर में चाहिए। वो सिर्फ अपने पे केंद्रित होता है। उसके माँ बाप अच्छे हैं, वो अच्छा है, उसके फ्रेंड्स अच्छे हैं, उसका सामान अच्छा है, उसके टॉयज अच्छे हैं, उसके आसपास की चीजें अच्छी हैं, उसका घर अच्छा है, और उसी हिसाब से वो अपने संज्ञान का विकास करता है अपने आसपास के। और जो उसके निर्णय होते हैं, जो उसके सीखने की क्षमता वो होती है, वो उसी पर ही केंद्रित होती है कि उसे जो भी चीज चाहिए अपने लिए ही चाहिए। जो उसके अच्छी चीजें हैं वो उसके माता पिता के लिए ही, वो उसके आसपास की चीजों के लिए ही चाहिए। उसको दुनिया की सारी चीजें अपने लिए ही चाहिए होती है। बच्चा इस तरह से फुली सेल्फिश होता है और सेल्फ सेंटर्ड होता है। ठीक है? इसके अलावा वो खेल, अनुकरण,
चित्र निर्माण, भाषा आदि के बारे में अपने विचार व ज्ञान पुष्ट करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जीन पियाजे का कहना था बच्चा स्वार्थी और स्वकेंद्रित होकर ज्ञान अर्जित करता है, तो उसी फ्लो में आगे चलते हुए बच्चा खेल 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 में चित्र निर्माण करते हुए, अपने से बड़ों का अनुकरण करते हुए और लोगों की भाषा सीखते हुए और खेल के माध्यम से लोगों के विचार को देखते हुए उसी सब माध्यम से अपने आसपास के बारे में वो अपना जो ज्ञान होता है वो पुष्ट करता है। मीन्स अपना जो नॉलेज होता है उसका संज्ञानात्मक विकास होता है वो स्ट्रॉन्ग करता जाता है कि जो चीजें हैं वो बिल्कुल परफेक्टली वो जान ले। ठीक है, रखती हूँ। इसके अलावा वो बच्चा क्या है, प्रतीकों को ग्रहण करना सीखता है। किसको? प्रतीकों को ग्रहण करना सीखता है। प्रतीकों को तो ग्रहण कर लेता है, परंतु अब भी वो कार्य कारण संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, प्रतीकों से तो वो अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है, उनसे सीखता है चीजें, अपना हर ज्ञान के लिए वो कुछ प्रतीक बना लेता है, लेकिन अभी भी उसे कार्य कारण में संबंध स्थापित वो नहीं कर पाता है कि कोई चीज हो रही है तो किस कारण हो रही है। सूरज चमक रहा है तो वो क्यों चमक रहा है, अगर बारिश हो रही है तो वो क्यों हो रही है, तो वो कार्य और कारण में संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी कि वो तार्किक चिंतन के बिल्कुल अनभिज्ञ होता है। तार्किक चिंतन से वो अनभिज्ञ होता है, इसलिए वो तार्किक चिंतन के अभाव में त्रुटिपूर्ण निर्णय कर बैठता है। ठीक है, उसमें बच्चे में तार्किक चिंतन का अभाव होता है और तार्किक चिंतन के अभाव में उससे कार्य कारण संबंध भी नहीं स्थापित कर पाता है, वो चीजें समझ भी नहीं पाता है, वो सिर्फ प्रतीकों के माध्यम से ही सीखता है। तो वो जो डिसीजंस लेता है उसमें डिसीजन लेने की क्षमता का विकास नहीं होता है, उसके जो डिसीजंस होते हैं प्रायः वो गलत ही होते हैं, गलत त्रुटिपूर्ण निर्णय लेता है सारे डिसीजंस उसके। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारे डिसीजन उसके गलत ही होते हैं, पर मोस्टली उसमें डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती, उसके डिसीजंस गलत ही होते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि एक और यही लिख देती हूँ कि बच्चे में क्या होता है, तर्क शक्ति का अभाव होता है और इसी अवस्था में बच्चा क्या होता है, तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये हमारी 2 स्टेज हो गई। अब हम तीसरे स्टेज के बारे में पढ़ेंगे।
जितनी मैं स्टेजेस बताती जा रही हूँ जीन पियाजे के संक्रियात्मक विकास की, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ये सारे स्टेजेस बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, इसके एक एक पॉइंट नोट करिएगा। यहाँ इतने डिटेलिंग की जरूरत नहीं है बोर्ड पे मुझे इतना लिखने की, बहुत चीजें मैं अपनी बातों से समझा सकती हूँ, पर बोर्ड पे इसलिए आपको डिटेलिंग करा रही हूँ कि आप चीजें नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बातें अगर ना याद रहे और उसके नोट्स आप प्रॉपर तरीके से बना सकें। नेक्स्ट हमारी है तीसरी स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। ये 7 से 12 साल तक की अवस्था, ठीक है। इस अवस्था में पिछली अवस्था की तुलना में संज्ञान ज्यादा विकसित होता है। क्या होता है, पिछली अवस्था में जितना संज्ञानात्मक विकास बढ़ा होता है उसकी अपेक्षा ज्यादा विकसित होता है। पिछली अवस्था की तुलना में संज्ञानात्मक विकास ज्यादा होता है, ठीक है। और ये स्टेज ऐसी होती है कि बच्चा क्या होता है, तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है, पर तार्किक चिंतन जो वो करता है वो स्थूल यानी कि कॉन्क्रीट चीजों के बारे में ही, स्थूल चीजों के बारे में ही चिंतन करता है, ठीक है। उसे जो चीजें दिखाई देती हैं उन्हीं के बारे में ही वो तार्किक चिंतन करता है, जैसे कि वो प्रतीकों के माध्यम से कह सकते हैं सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट है बालक के भीतर इस अवस्था तक आते आते दो चीजों या घटनाओं के बारे में समानता या विभिन्नता स्पष्ट करना आ जाता है, ठीक है। उसके संज्ञान का इतना विकास हो जाता है कि दो चीजों या दो घटनाओं के बारे में वो क्या चीजें समान है, क्या चीजें विपरीत है और क्या सही है क्या गलत है, इनके बारे में विभेद करना उसको आ जाता है, इतने संज्ञान का विकास उसके हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आकार और रंगों की आकारों व रंगों की समानता व विभिन्नता करना सीख जाता है, ठीक है।
ठीक है। इसके अलावा एक चीज और क्या है कि जैसे आकार और रंग में समानता विभिन्नता सीखता है, घटनाओं के बारे में समानता व विभिन्नता वो सीख जाता है। तो घटनाएं किससे संबंधित होती हैं, आसपास की चीजों से, तो उसको ये पता लगने लगता है कि कौन अपना है कौन पराया है, किसने सही किया है किसने गलत किया है। घटनाओं से तात्पर्य ये होता है। तो इसी के साथ ही बच्चा क्या, संबंधों के बारे में, संबंधों के बारे में भी जान जाता है। ठीक है, कि उस किसके उससे क्या संबंध है, किनसे वो, उसको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, कौन उसका सगा है कौन उसका पराया है, कौन सौतेला है कौन उसका फ्रेंड है, कौन उसका फ्रेंड नहीं है, कौन उसके साथ अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। इस प्रकार से वो संबंधों के बारे में भी सीख जाता है कि किसके साथ उसे संबंध बनाने चाहिए और किसके साथ उसे संबंध नहीं बनाने चाहिए। वो मतलब अपना भला बुरा समझने लग जाता है। ठीक है, अब चौथी अवस्था आती है, चौथी और अंतिम अवस्था के बारे में अब हम पढ़ेंगे। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। मोटर स्टेज, सॉरी ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये बच्चे की 12 वर्ष के बाद की अवस्था है। क्या है यह, बच्चे की 12 साल के बाद की अवस्था है। 12 साल के बाद की अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा किशोरावस्था में जाना प्रारंभ कर देता है। तो किशोरावस्था में जब जाता है तो वो हर चीज को प्रतीक मान के उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत तेजी से होता है। संज्ञानात्मक विकास जब इतनी तेजी से होता है तो उसमें तार्किक चिंतन की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो किस प्रकार से उसकी क्षमता बढ़ती है उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। क्या है, तार्किक चिंतन का विकास प्लस स्वयं के बारे में विचार करने में सक्षम। ये वो अवस्था होती है जिसमें बच्चे में तार्किक चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उसे कार्य कारण संबंध पता चल जाते हैं कि कौन सा किस कारण से कौन सा कार्य हो रहा है, उसे क्या करना है तो क्यों करना है, इसके बारे में वो इसी हिसाब से वो स्वयं के बारे में भी विचार करना शुरू कर देता है कि उसे किस तरफ जाना, उसका गोल क्या है, वो अपने विजन क्लियर कर लेता है। उसी हिसाब से वो अपनी पढ़ाई, अपनी फील्ड, अपने फ्रेंड सर्किल या अपना विजन क्लियर करके ही अपने सारे कार्य करता है। तो उसमें कह सकते हैं तार्किक चिंतन की क्षमता अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है और वो स्वयं के बारे में सोच सकता है, स्वयं के बारे में अच्छी तरह से विचार कर सकता है। और अब ऐसी स्थिति आती है कि बच्चा उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी चिंतन कर सकता है। ठीक है, जैसे अभी तक बच्चा जब किसी चीज स्थूल चीजों के बारे में ही चिंतन करता था, अब ये एज आ गई है किशोरावस्था की कि कोई भी उद्दीपक उसके पास नहीं है, फिर भी उसके बारे में वो चिंतन करना प्रारंभ कर देता है कि कोई उद्दीपक उसके पास नहीं उपस्थित है। सपोज दैट उसे अगर कोई व्हीट प्रोडक्ट मिला तो उससे वो ये समझता है कि हाँ इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इससे मैं रोटी बना सकता हूँ, इसी के गेहूं के आटे की रोटी बना सकता हूँ, इसी से सूजी बनेगी तो मैं हलवा बना सकता हूँ। सपोज दैट
तो उसको लकड़ी मिलती है, तो लकड़ी से वो ये सोचता है कि इसको जलाने के काम में भी लाया जा सकता है, और इसको लकड़ी से ही बैट बना सकता हूँ, या प्लास्टिक लाके मैं उसका बैट बना सकता हूँ। मतलब जिस चीज की उसको आवश्यकता होती है उसी के बारे में वो सोचना प्रारंभ कर देता है। मीन्स वो अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अभी तक बच्चा क्या करता है, मूर्त चिंतन की अवस्था होती है, और ये अवस्था किशोरावस्था की अवस्था जो आ जाती है, ये अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है कि बच्चा अमूर्त चीजों के बारे में भी चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। जो उसके पास चीजें उपस्थित नहीं है उनके बारे में भी वो सोचने और विचार करने शुरू कर देता है। ठीक है, अब इस अवस्था में आते आते बच्चों के विचार क्या होते हैं, मतलब बच्चा अमूर्त चिंतन शुरू करता है, अमूर्त चिंतन प्लस बच्चे के विचार परिपक्व व संगठित हो जाते हैं। ठीक है, बच्चा धीरे धीरे परिपक्वता की तरफ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बच्चा अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, उसके विचार जो है, उसके विचारों में, उसके व्यवहार में परिपक्वता आती है। तो व्यवहार में परिपक्वता आते आते उसके विचारों में परिपक्वता आती जाती है। तो जो उसके विचार होते हैं वो संगठित हो जाते हैं, बिखरे रूप में वो कार्य नहीं करता है, एक नियत रास्ते पे चलकर वो अपने कार्यों को अंजाम देता है। ठीक है, इसके अलावा वो अपने इस अवस्था में वो जो ये है उसके जो तार्किक चिंतन है उनको तार्किक चिंतन अर्जित करने का लक्ष्य बना लेता है। ठीक है, ठीक है, इस अवस्था पर आते आते वो तार्किक चिंतन चीजों के बारे में कैसे तार्किक चिंतन करेगा, कैसे कैसे वो अपने आसपास की चीजों से वो अपने चीजें, अपने विचार व्यवहार ये सब अर्जित करेगा, उसका वो एक लक्ष्य बना के चलता है और अपने समाज से चीजें सीखता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने बच्चे के विकास की जो जो थ्योरी पढ़ी, जैसे फ्रायड का विश्लेषणात्मक सिद्धांत हमने पढ़ा, और एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत हमने पढ़ा, और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ा। इसके अलावा हम कोलबर्ग के सिद्धांत और वोगात्स्की के सिद्धांत भी पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के वीडियो में जो चीजें आपको समझ में नहीं आई हूँ कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगी। और इसके अलावा ये जो विकासात्मक सिद्धांत जो मैं आपको सारे बताते जा रही हूँ, ये सारे सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सिद्धांत से 2-3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम के लिए, ये बहुत जरूरी है। तो आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, किसी तरह के उसमें लापरवाही नहीं करिएगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत को एक्सप्लेन करने तक के लिए धन्यवाद।